अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, भूल गया था रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हम लोगों ने फिलॉसफी पढ़ा, फिलॉसफी के क्वेश्चंस एकदम नए लग रहे कि नहीं लग रहे आपको? ऐसा कहीं पढ़ा कभी किसी किताब में इतना डीप नो में? सर। ठीक है, आते हैं आगे, अब बात करते हैं अस्तित्व से पहले सार। इसका कहने का मतलब क्या है कि एजेंस प्रेसिस एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्ट कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो इसको हम किस पे रखेंगे? डी सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्तित्ववाद। अस्तित्व में आया है पहले, कुछ एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में आएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर महत्व पर जोर देता है? अब ध्यान समझिएगा, आलोचना मतलब कि जो कहता है कि आइडियलिज्म क्या हो जाएगा, वो ऐसा ही नहीं है, और समस्या का समाधान रिजल्ट के थ्रू होगा, साइंस बेस्ड होगा। कहता है कि हम सोच कर थोड़ी नहीं कोई समस्या हल कर पाएंगे, तो साइंस पर कौन सा बेस था, हम पढ़ाए थे ना आपको? रियलिज्म। ये आपका ऑप्शन नंबर सी प्रैग्मेटिज्म होगा। ठीक है, जो हम लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। सर साइंस बेस्ड तो रियलिज्म में बताया था। एक मिनट, देखिए आप सिर्फ एक वर्ड को पकड़ रही हैं, इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि समस्या समाधान, यानी चीजों को जब हम सीखते हैं और सीखने के बाद उसका समाधान खोजते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रैग्मेटिज्म में एक्सपीरियंस को हमने बात की थी, तो जब तक किसी चीज को करेंगे नहीं, ट्रायल नहीं करेंगे, तो उसके समस्या से हम उबर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही क्वेश्चन हो जा रहा है, तो आगे इसको वो कर लेते हैं। ठीक है, स्किप कर दे, इसका पीडीएफ भेज देंगे आप लोग को, आप लोग और लगा लीजिएगा, क्योंकि जी आज सर। क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि फिलोसफी खत्म हो गया, टॉपिक भी हम लोग को लेके चल रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा थ्योरी वाले सेक्शन पर आते हैं, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होता है वो कौन सी टॉपिक है, वो हमारा है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक, या डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज। तो जब हम वेरियस कंट्रीज में फिजिकल एजुकेशन की विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहला उसमें जो आप देखेंगे वो कौन सा डेवलपमेंट है, सबसे ऊपर किसका नाम आता है, किस देश का नाम आता है फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये हमारा यूनान। ग्रीक आता है। ठीक है, तो आप सबने पढ़ा होगा ग्रीक में, आपको बस देखिए क्या क्या बातें याद रखनी है कि ग्रीक जो काल है, ग्रीक की पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो हमें उसको 4 भाग में बांटना होगा, होमरिक, स्पार्टन, अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस। ठीक है, इसके बाद होमरिक पीरियड देखिए शुरू होता है। होमरिक पीरियड में एक अंधा कवि था, ये आप देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जी सर। तो उस समय एक अंधा कवि था जो लोगों को क्या करता था, मनोरंजन करता था, और सबसे विद्वान माना जाता था, इसीलिए उसके ऊपर ही इस काल का नाम रखा गया, जिसे होमर कहा गया। इसने अपनी 2 रचनाएं की थी, बस वही आपको याद रखना है, इलियड और ओडेसी। होमरिक पीरियड में बस 2 चीजें आपको याद रखना है कि होमर नाम का एक अंधा कवि था। देखिए अंधा कवि है ये, मैं देखिए आपको पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड से ना ये चीजें स्लिप ना हो। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री से बहुत ऐसा नहीं है, कुछ कम क्वेश्चन आने लगे, पहले आते थे ज्यादा क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपका उसी समय का है, यूनान का, ओलंपिया का, ये सारा चीज आपको दिखा रहा हूं मैं। आइए, तो इसमें हम लोग इसको पढ़ लेंगे। दूसरा हमारा कौन सा काल शुरू हुआ, स्पार्टा काल, उसमें बस आपको वही याद रखना है। देखिए मैं मोटा मोटा थ्योरी बता रहा हूँ, अब एक एक लाइन पढ़ूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे और चीजों को बस एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, और मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं कि सारे क्वेश्चन नए हैं, आज तक किसी बुक में वो क्वेश्चन आपने
या किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। यही खासियत है मेरे क्लास की कि मटेरियल ओरिजिनल देते हैं, कॉपी पेस्ट पीडीएफ बनाकर किसी का चुरा कर ये सब काम नहीं करता। ठीक है, आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अब हम बात करेंगे स्पार्टा काल भी। तो स्पार्टा काल बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसमें हमको 2-4 पॉइंट्स याद रखना है। जैसे इसमें एक सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम था, जिसको हम क्या कहते थे, एगोग कहते थे। ठीक, इसके बाद क्या है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप था। डिक्टेटरशिप मतलब क्या था, तानाशाह जैसा इसका शासन था। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिटीजन वर कॉल्ड द सोल्जर ऑफ सिटी। यहाँ के लोग क्या होते थे, वही यहाँ के नागरिक ही शहर की रक्षा और सैनिक होते थे। ठीक है, द एम ऑफ एजुकेशन, यहाँ का जो एम एजुकेशन था, मैन ऑफ एक्शन, मतलब कि लोगों को एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय विजडम, ज्ञान के प्रति। ठीक है, जिस इसमें एक ये भी नियम था, यहाँ पे बहुत कठोर नियम होता था इस पीरियड में। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। तो क्या होता था, जो कमजोर बच्चे, विकलांग बच्चे पैदा होते थे, उनको पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड को ही जीने का हक था, और बच्चा 7 साल तक अपनी माँ के पास रहता था। ठीक है, वहां के जो फिजिकल एजुकेशन के सिस्टम में, यानी जब वो बच्चे जाते थे पढ़ाई करने, जैसे हम लोग गुरुकुल कहते थे, क्या कहते थे, हमारे सभ्यता में इसको क्या कहा जाता है इंडिया में, कि बच्चे अपना कहाँ सीखने जाते थे, सारी चीजें गुरुकुल में। और वहां पे कहाँ जाते थे, वो एगोग, एक तरीके से ये भी गुरुकुल के तरह ही काम करता था। तो वहां पे गुरुकुल में जो शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, उनको पेडोनोमस कहा जाता था। स्पार्टा काल में पेडोनोमस कहा जाता था। और जब हम अर्ली एथेंस या एथेंस पीरियड की बात करेंगे, तो वहां क्या कहा जाता था, कोई बताएगा? पेडोट्राइब। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 7 साल तक बच्चा अपने माँ के पास रहता था, माँ की जिम्मेदारी 7 साल तक होती थी। उसके बाद बच्चा 7 से 12 साल तक उसका हॉस्टल टाइप का, गुरुकुल टाइप का होता था, वहां शिक्षा, अनुशासन का, डिसिप्लिन सिखाया जाता था। फिर आर्मी की ट्रेनिंग होती थी। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करेंगे। तैयार है सभी लोग? यस सर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, उमर डी राइट हो। यहाँ आएंगे हम लोग। पता बोला, होमर की कौन सी महाकाव्य कविताएं थी, बताइए। होमर के द्वारा दी गई जो कविताएं थी वो कौन सी इलियड और थी? ओडिसी। इलियड और ओडिसी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाभारत रामायण थोड़ी ना था। नेक्स्ट है, माना जाता है कि इलियड में दर्शाया गया ट्रोजन युद्ध लगभग किस समय हुआ था? पढ़ा है कभी? जीवन में नहीं पढ़ा होगा। इलियड में एक रचना की गई थी, जिससे पता चलता है कि ग्रीक का जो पहला पीरियड है वो आया था, कौन सा? कौन सा आया था? सर 500 ईसी पूर्व। 500 ईसा पूर्व क्यों, नीचे जाएगा। और हाँ ठीक है, 500 ईसा पूर्व। इसको समझना है। कल से सभी लोगों को एक बार रिक्वेस्ट है कि कल से सभी लोग टाइम से आ जाए, 9 बजे तक लॉग इन कर ले। बीच बीच में मुझे बार बार डिस्प्ले चेंज करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका हम लोगों का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर, इसका आपने गलत बताया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1200 ईसा पूर्व। ट्रोजन युद्ध का जो इलियड वाले महाकाव्य में ट्रोजन युद्ध के बारे में बताया गया था, जो बोला गया था 1200 ईस्वी में हुई थी। होमरिक कविताएं किस भाषा में लिखी गई थी? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और मिस्र। संस्कृत अरे में सीधी सर सी जी। बात है भाई, ग्रीक में लिखी जाएंगी ना, ग्रीक ग्रीक की में क्रांति की बात हो रही है। तो होमर पीरियड में जो पोयम लिखा गया था होमर कवि के द्वारा, वो ग्रीक भाषा में लिखी गई थी।
कौन सा ग्रीक शहर या राज्य होमर का जन्म स्थान माना जाता है? यानी बी सर। वो कवि था, जो कवि था, समझे, जो कवि था ना होमर, तो उसका जन्म स्थान कौन सा था सेकंड ग्रीक सर। में? तो यहाँ के स्मिर्ना, ठीक है, जो आधुनिक इजमिर तुर्की इस समय हो गया है, इस समय टर्की के नाम से है, समझ गए? सच सच बताइएगा, बहुत महान बनते हैं लोग, सोचते हैं कि मुझे फिजिकल एजुकेशन में सब आ गया, वही रटा रटा है क्वेश्चन 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल के पेपर उठा के क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन जब एग्जाम में जाए ऐसा क्वेश्चन आ गया तब हवा खराब हो जाएगी ना, होगी कि नहीं? तो इसीलिए हर लेवल पे तैयारी करना बहुत जरूरी है। मैं आपको जगा रहा हूँ, जगा इसलिए रहा हूँ, मैं भी चाहूँ तो आपको पुराना रटा रटाया क्वेश्चन उठा के दे दूँ, ठीक है? नहीं, आप कॉन्सेप्ट नई चीजों को जानिए, कुछ अलग से जानिए, वो तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी ट्विस्ट होता है, कुछ भी ट्विस्ट हो जाए, तो आप कहीं से गलती ना कर बैठे, इस वजह से मैं आपको ऐसा करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th। होमरिक महाकाव्य को सबसे प्रारंभिक रचनाएं माना जाता है? ग्रीक ट्रेजेडी का, ग्रीक फिलोसफी का, ग्रीक लिटरेचर या ग्रीक आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर तो था नहीं है, तो जो होमरिक इपिक्स था, जो होमर वाला कविता, जो रचनाएं थी, ग्रंथ थी, जैसे हमारे लोगों में भी ग्रंथ आए थे ना, वेद आया था, तो वैसे उन लोगों में भी लिखा गया था होमरिक कवि के द्वारा कुछ, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत आया था, ठीक है, तो वहां भी उनकी घटनाएं जो लिखी गई थी, तो उनको मतलब उनको किस नाम से जानते हैं? ग्रीक ट्रेजेडी के नाम से, या ग्रीक इतिहास या दर्शन के नाम से, ग्रीक लिटरेचर के नाम से? अरे सीधा सा मतलब है भाई, ग्रीक साहित्य होगा वो, जिसमें हम होमरिक पीरियड के बारे में क्या क्या हुआ था पता चलता है। तो जब भी हम ये चीज पढ़ते हैं तो वो क्या हमारा साहित्य होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, होमरिक महाकाव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय नहीं है? हीरोइज्म एंड ग्लोरी, द इंटरवेंशन ऑफ गॉड्स इन ह्यूमन अफेयर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, द प्रमोशन ऑफ मोनोथेइस्टिक एंड रिलीजन? डी सर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिर्फ धर्म का यस सर। प्रचार करना उस समय ऐसा नहीं था। ओडिसी किस नायक की यात्रा पे केंद्रित है? लो, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें नेट की? ओडिसी के नायक का नाम ओडेसियस था। क्या था? ओडेसियस, ठीक है, जिस पर ये सारा मतलब उसी पर लिखा गया था। जैसे रामायण में अगर पूछा जाए आपसे कि हीरो कौन था, भगवान राम थे, ठीक है, राम जी थे ना, वैसे ही आपके कुरान में भी अलग चीजें हैं, सबके जहाँ अलग अलग है ना, तो हर एक ग्रंथ में अलग अलग थी। तो ये हम ग्रीक की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसलिए इसके बारे में ये बताया गया। बस अब होमवर्क खत्म हो गया, परेशान न होइएगा कि सर इतना कहाँ क्वेश्चन ला के अब दे दिए। होमरिक महाकाव्यों निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पात्र नहीं है? ठीक है, तो कौन सा मतलब कैरेक्टर नहीं था होमर में? ऐसा कौन सा होमर काल में कैरेक्टर सो नहीं जिसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है? तो अकिलीज, हेक्टर, ओडिसियस और गिल्गमेश। अब आप कहोगे सर कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, गिल्गिमेश, ठीक है, ये ऐसा कोई भी कैरेक्टर पात्र नहीं था उस एरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन आएगा कौन सा? स्पार्टन पीरियड। देखिए मैंने जो बोला वो किया कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या 2 टॉपिक पढ़ा था अभी थ्योरी में, ऊपर होमरिक पढ़ा और नीचे
उसके बाद क्या पढ़ा था? स्पार्टन। तो अभी हमने होमरिक का आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं आपको किसे करा रहा हूँ? स्पार्टन का। शारीरिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण की स्पार्टन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? ए सर। ऑप्शन नंबर ए, एगो। ठीक यस है। सर। स्पार्टन लड़कों ने एगोग में अपना कठोर शारीरिक प्रशिक्षण किस उम्र से प्राप्त करना शुरू करते थे? बी सर, बी। बी ऑप्शन, 7 7 वर्ष वर्ष। से। अरे दूसरा पारी में थोड़ा ठीक हो जाए। ये जितने भाई साहब लोग बात कर रहे हैं माइक ऑन करके, आपसे निवेदन है कि इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा लड़कों को कठोर तरीके और शारीरिक सहन शक्ति के माध्यम से योद्धा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की स्पार्टन प्रथा को क्या कहा जाता था? एगो। एगो। ठीक है। उनका जो मतलब ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम प्रणाली होती थी उसको ही एगो कहते थे। स्पार्टन लड़कों को, देखिए यहाँ पे बार बार लड़कों की बात कही गई है। ठीक है, लड़कियों को अलाउ नहीं था ये शिक्षा लेना। लड़कियां एगोग में प्रतिभाग नहीं कर सकती थी। एगोग में उनका नहीं जाती थी, वनडेशन ग्रुप नहीं होता, सिर्फ लड़कों को ही सिखाया जाता था। ठीक है। स्पार्टन लड़कों को निम्नलिखित में से किस शारीरिक गतिविधि में कुशल होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था? सबसे ज्यादा किस पर प्रशिक्षित किया जाता था उनको स्पार्टन काल को? सॉरी। जेवलिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। सभी कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंकना, इन सब में सिखाई जाती थी। ठीक है, सबकी प्रशिक्षण दी जाती थी। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। स्पार्टन शिक्षा प्रणाली ने शारीरिक फिटनेस और सैन्य प्रशिक्षण पर जोर दिया। ठीक है। द स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड मिलिट्री ट्रेनिंग ओवर किस पर? बौद्धिक खोज पे, कलात्मक खोज पे, धार्मिक अध्ययन पर, या ए बी दोनों पे? मतलब समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कि जो लोग फिटनेस पर ध्यान देते थे तो वो फिटनेस वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था वो किसको ज्यादातर बढ़ाता था? किस चीज की खोज के लिए मतलब जोर देते थे? बौद्धिक खोज के लिए, बलात्मक खोज के लिए, सॉरी बलात्मक नहीं कलात्मक होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, रिलीजियस स्टडीज के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्पार्टन लड़कियों को शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण मिलता था। कुश्ती, मुक्केबाजी, दौड़ना, जिम्नास्टिक और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। हेलोड्स को मारकर अपने सैन्य कौशल का परीक्षण करने के लिए युवा पुरुषों के समूहों को भेजने की स्पार्टन प्रथा को इस रूप में जाना जाता था। क्या है क्वेश्चन? देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। हेलोड्स को मारकर मतलब एक ट्रेनिंग होती थी उसमें कि आपको ये ट्रेनिंग पार करनी है, जैसे हम लोग अभी करते हैं ना ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरह से ना। तो वहां पर हेलोड्स को मारकर सैन्य कौशल का परीक्षण प्राप्त करके युवा फिर एक समूह में जब वो ये सब कर लेता था तो उसका एक अलग समूह बनता था स्पार्टन का। ठीक है, तो उसी प्रथा को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो क्रिप्सिया कहा जाता था। क्या? क्रिप्सिया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण की स्पार्टन प्रणाली को तैयार करने के लिए या क्या तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था? मतलब जो उसकी शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली का जो डिजाइन था वो किस पर बेस्ड था? वो क्या तैयार करना चाहते थे? तो वो योद्धा तैयार करना चाहते थे। क्या तैयार करना चाहते थे? योद्धा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9,
जन्म के समय कमजोर या विकृत शिशुओं को त्यागने की स्पार्टन प्रथा को बढ़ावा देने के लिए माना जाता था। मतलब जो बच्चे विकलांग पैदा होते थे उनको त्यागने, मतलब उनको ऊपर से पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। तो वो तो टाइगर्स नामक पहाड़ी से फेंका जाता था। लेकिन इस प्रथा को क्यों चालू किया गया था, वो लोग क्या मानते थे? सर सी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, वो चाहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण हो, ऐसे बच्चे हमारे क्या हो कि हमारे राष्ट्र में आएंगे तो हमारा जो देश की सेना बल है वो कमजोर हो जाएगी, इसीलिए वो ऐसा प्रथा रखते थे। ठीक है, सैन्य ताकत हमको मिले। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पार्टन समाज निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित था। कैसा सर था? यूजिनिक्स का क्या मीनिंग है सर? तो बता दीजिए पहला वाला, इसका क्या मीनिंग है? यूजिनिक्स का क्या मीनिंग है? ये वहां पर एक वो चीज था, यूजेनिक्स मतलब एक सिस्टम होता था, तो जो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए पहले स्पार्टन में जो समाज होता था, समाज का निम्नलिखित किस सिद्धांत पर, मतलब वहां का शासन कैसा, प्रशासन कैसा काम करते थे? डेमोक्रेसी था, ओलिगरेसी था, मोनोआर्की था या मिलिट्रिज्म था? डी सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सैन्यवाद। कौन सा था? सैन्यवाद। ठीक है, तो ये चीज है। आगे और बढ़ते हैं, नए नए क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। हम लोग बात करते हैं पान एथेनिक फेस्टिवल की। तो एथेना के सम्मान में जो ये खेल जो होता था, पान एथेनिक फेस्टिवल होता था, वो एथेना के सम्मान में आयोजित पान एथेनिक खेलों में कौन सी एथलेटिक स्पर्धाएं शामिल थी? कुश्ती और मुक्केबाजी, रथ दौड़ और भाला फेंक, पैदल दौड़ और लड़ाकू खेल? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। कोरिंथ के पास जो आयोजित होता था स्टीमियन खेल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं शामिल होती थी? कोरिंथ में बताइए। सिर्फ जिसके पास मेरी किताब है वो उसको पता होगा इसके आंसर। मैंने क्योंकि ना उसमें एक चार्ट बना के रखा भी है, आपको दिखाना चाहूंगा एक बार वो किताब, नोट्स। ये देखिए, ये यहाँ पर है ना, मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाया था। ये स्पार्टन योद्धा ऐसे होते थे, देखिए इस तरीके से। और ये अब आ गया अर्ली एथेंस। ठीक है, इसी में जन्म हो गया हमारा। आगे जाके देखिएगा, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके आगे। हाँ, ये वाला देखिए, मैंने हर एक खेल के बारे में बताया कि ओलंपिक खेल कब होता था। ये वाला जो चार्ट अगर आप तैयार कर लीजिए तो मान के चलिए कि आपका हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्का है। ठीक है, नवोदय DSSB में छोड़ के, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री का सिलेबस नहीं रखा गया है, आपको बता देता हूं मैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओलंपिक गेम्स देखिए मैंने बताया यहाँ पर कि वो कब शुरू हुआ था, किसके सम्मान में। हर एक खेल का अपना अपना रूल होता था। और पान एथलेटिक में 4 फेस्टिवल होते थे, 4 गेम्स के फेस्टिवल होते थे वो, और उसी फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार के गेम कराए जाते थे। और ये जो जियस गॉड थे, इनको हम आकाश देवता के नाम पे जानते थे। और यह जो खेल होता था ओलंपस पर्वत पे होता था। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्ते का मुकुट मिलता था, ओलिव लीफ क्राउन। और यहाँ का जो सबसे मेन इवेंट था वो पैदल दौड़ था और पेनक्रेशन था। क्या था? पेनक्रेशन। कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित खेल है वो क्या होता है? पेनक्रेशन। यहाँ पे देखिए पाइथियन खेल किसके सम्मान में होता था? गॉड अपोलो के सम्मान में होता था। गॉड अपोलो को हम लोग सन गॉड भी कहते थे, म्यूजिक गॉड भी, और गॉड ऑफ हीलिंग, तीनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हमेशा किसके मैदान में होता था? पाइथियन डेल्फी के मैदान में होता था। ठीक है,
और इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को आंवले की पत्ती के बने मुकुट मिलते थे। ठीक, इसका जो मुख्य इवेंट कौन सा था? रथ दौड़, कैरेट रेस और हॉर्स रेसिंग यहाँ पे मुख्य इवेंट थे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन में जो ये आपका राजस्थान में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टीमियन खेल में कौन सा खेल होता था, तो ये वाला जो मैंने बताया ये सिर्फ मेरी ही किताब में मिलेगा। आप अभी तक फिजिकल की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको ये वाला ऐसे चार्ट वाइज एक यूनिक चार्ट में सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोवाइड किया जा रहा है। समझ में आया? तो इसी तरीके से स्टीमियन खेल कहाँ होता था? कोरिंथ के मैदान में। किस देवता के सम्मान में? तो पोसियन गॉड को हम सी गॉड, समुद्र देवता के नाम से जानते थे। ठीक, इसमें जीतने वाले को 100 ड्रेकम मुद्रा मिलती थी। उस समय का मतलब वहां का अभी रुपया चलता है तो एक ड्रेकम नाम से एक मुद्रा टाइप का था, वो लोग अपना जो भी चलाते होंगे वो मिलता था जीतने पर। नौकायान, सैन्य अभ्यास और संगीत की कंपटीशन होता था। ठीक, नीमियन में देख लीजिए एथलेटिक प्रतियोगिता होता था। तो ये आपको आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अपोलो देवता के सम्मान में आयोजित पाइथियन खेल होता था। ठीक है ना? कौन सी शारीरिक स्पर्धाएं शामिल थी उसमें? बताइए। सर सी। तीसरा का डी होगा। सी। ठीक है, डिस्कस थ्रो और रथ दौड़ दोनों होता था। ठीक है, पाइथियन में। नीमियन गेम्स अपनी प्रतियोगिताओं के लिए जाने जाते थे। कौन सा था अभी? तो नीमियन खेल भी गॉड ज्यूस के सम्मान में होता था। तो ये भी आपका उपरोक्त सभी में आएगा। एथलेटिक इवेंट इसका मुख्य था, यही पद यात्रा। नेक्स्ट हमारा है प्राचीन एथेंस में पैडिया के रूप में जानी जाने वाली शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से शिक्षा कौन सी शामिल होती थी? तो देखिए वहां पे पैडिया शिक्षा बोला जाता था। जैसे वहां पर अभी आपने पढ़ा एगोग होता था, तो यहाँ पर क्या है? पैडिया। तो पैडिया जो शिक्षा होता था, प्रणाली होती थी, उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? आधे लोग क्लास छोड़ के भाग गए हैं। क्वेश्चन का लेवल कम कर दे क्या? या मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आदत पड़ गई है। लोग सही कह रहे नहीं हैं। सर, अच्छा है सर। सर रहने दीजिए। एथेनियन कानूनविद सोलन को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। द एथेनियन लॉयर सोलन इज क्रेडिटेड विथ एस्टेब्लिशिंग। अभी हमने ऊपर वाला नहीं कराया, एक बार ऊपर वाला पढ़ लेते हैं कि एथेंस में पेडिया के रूप में जाने वाली शिक्षा प्रणाली को क्या होती थी? पेडिया किसे कहते थे? ठीक है, तो इसका जो पेडिया कहा जाता था वो आपका शारीरिक शिक्षा और एथलेटिक्स, संगीत, कविता, दर्शन और बयानबाजी, इन सभी को क्या कहा जाता था? पैडिया कहा जाता था, जिसमें इन सब चीजों को सिखाया जाता था। ठीक है, तो एथेनियन मतलब एक एथेंस का रहने वाला नाम है ये। सोलन को किस चीज के लिए, किस चीज का स्थापना करने के लिए जाना जाता था? स्टीमियन खेल का, पानेथेनिक फेस्टिवल का, पब्लिक जिम्नेजियम के लिए और पाइथियन गेम्स का। पब्लिक जिम्नेजियम के लिए। ठीक है, और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता था किसको? जिसने सबसे पहले ये वाला चीज चलाया था। आगे बढ़ेंगे हम। एथेनियन सुधारक
क्लिस्थेनेस ने शारीरिक शिक्षा की एक नई प्रणाली शुरू की, जिसमें उसने किस पर जोर दिया? जिम्नास्टिक और कुश्ती पर, रथ दौड़ पर, भाला फेंक पर, पदयात्रा और लड़ाकू खेल पर, या उपरोक्त सभी? मुख्यतः तो सर रथ और दौड़ भाला पे होगा, बी पे। जिम्नास्टिक और रेसलिंग पर ध्यान दिया था। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर कहां से क्वेश्चन उठा के लाए हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बस ये है, ये सही हो जाए, ये थोड़ा सा सर्च ले रहा है कंप्यूटर, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डेमेटर परसेफान के सम्मान में आयोजित एक धार्मिक उत्सव एल्मुनिशियस रहस्य से शामिल था। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि उस समय एक मिस्टीरियस, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल होता था किसके सम्मान में? जो डेमेटर के सम्मान में होता था। डेमतेरा पता है कौन थी? पढ़ा है? तो वही पूछ रहा है कि डेमतेरा के सम्मान में जो खेल होते थे, तो डेमतेरा में सिर्फ महिलाएं प्रतिभाग कर सकती थी, तो उसमें कौन सी कंपटीशन कराया जाता था, ये पूछा जा रहा है। एथलेटिक कंपटीशन, रिचुअल डांसेस एंड प्रोसीजन एंड फिलोसफिकल डिबेट्स होता था, बोथ ए एंड बी। सर डी। ए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। एथलेटिक प्रतियोगिता और रिचुअल डांसेस, मतलब वहां के जो रिलीजन डांसेस होते थे वो सब कराए जाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षित करने की एथेनियन प्रथा को क्या कहा जाता था? कॉमन इन एंशिएंट ग्रीक, यूनिक टू एथेंस, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ ओनली फॉर द अपर क्लासेस। मतलब कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही समान शिक्षा देने की जो बात आई थी एथेंस काल में, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो किस प्रकार की थी। कॉमन था एंशिएंट ग्रीक में, समान रूप से था, या जब एथेंस पीरियड आया तो उसमें ये अलग से आया कि सिर्फ, इससे पहले आपने पढ़ा था स्पार्टन पीरियड, वहां पे लड़कियों को शिक्षा नहीं दी रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9th का। तो ये जो लड़के और लड़कियों दोनों को एजुकेशन देने का जो है वो आपका केवल उच्च वर्गों के लिए था। आगे बात करेंगे। एथेनियन दार्शनिक प्लेटो ने अपने आदर्श शहर राज्य में शारीरिक शिक्षा और एथलेटिक्स के महत्व पर जोर दिया, जैसा कि इसमें वर्णित है। तो उसने किस पर काम किया? द रिपब्लिक, द सिंपोजियम, द अपोलॉजी, या द क्रीटो? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द रिपब्लिक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि कल से आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लाऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोग क्लास को छोड़ के चले गए हैं। आदत लग गई है हम लोगों को आसान क्वेश्चन लगाने वाला। थोड़ा सा भी देखते हैं। सर डिफरेंस को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये देखते हैं। ये देखिए एक फिगर दिया गया है, कोई बताएगा किसका फिगर है ये? कौन है ये? अरस्तु सुकरात है क्या? सोक्रेट्स हैं, सुकरात। वही तो बोला सुकरात। ठीक है, तो अब देखिए इसी काल में आपको बताएं लेटर एथेंस जब आया, तो लेटर एथेंस में क्या हुआ? फादर ऑफ ग्रेट मेडिसिन का जन्म हुआ, जिनको हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है। औषधि विज्ञान के जनक कहा जाता है, और इसको नेचुरोपैथी के भी जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको? हिप्पोक्रेट्स को। इस काल में क्या हो गया
मैन ऑफ एक्शन, जो अभी तक ग्रीक में सिर्फ मिलिट्री सेना पे जोर दिया जा रहा था, सिर्फ मिलिट्री को मजबूत करने का जोर दिया जा रहा था, अब वो चेंज होकर क्या हो गया, फिलोसफिकल हो गया, यानी कि बौद्धिक। उसके साथ साथ आपका मन और मस्तिष्क को दोनों को ठीक करने की बात कही गई थी इसी काल में। तो अभी क्या है, यहाँ पे दर्शन शास्त्री सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का जन्म हुआ था। प्लेटो को कुश्ती में दक्षता हासिल थी, याद रखिएगा। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इन सब का बहुत ही ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला काल आ जाता है रोम काल, जिसको हम रोम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो रोम पीरियड में अगर हम इसके इतिहास को बांटते हैं तो इसके इतिहास हमारे दो भाग में बटे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्या है कि रोम वासियों को ओरेटर कहा जाता था। इनको ओरेटर क्यों कहा जाता था? क्योंकि रोम वाले स्पार्टन और ग्रीक वालों की तरह नहीं थे, ये उनसे अलग थे। कैसे अलग थे? कि ये लड़के और लड़कियों दोनों को ही शारीरिक शिक्षा में इन्वॉल्व करते थे और दोनों को समान रूप से शिक्षा को देते थे, इसीलिए इनको ओरेटर कहा जाता था, ठीक है। 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक शिक्षा में कौशल प्राप्त करना बहुत जरूरी था, और जिस स्थान पर वह ये सब करते थे उसको हम कैंपस मार्टियस कहते थे, ठीक है। रोम के नवयुवकों में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? तो हस्त गेंद खेल, यानी जो अभी इस समय पॉपुलर है, किस नाम से? हैंडबॉल के नाम से। वो रोम काल से शुरू हुआ था। आगे बात करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज फर्स्ट प्रोपोनेंटेड बाय। तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा में जो सिद्धांत बनाए गए थे, सिद्धांत यानी कि कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए। देखिए, शारीरिक शिक्षा का जो उद्भव हुआ था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसका क्या था कि सिर्फ सेना को मजबूत बनाने के लिए। दूसरा उद्देश्य क्या आया? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। समझ रहे हैं? तीसरा उद्देश्य क्या से हुआ? देखिए, जब हम लेटर एथेंस की बात करते हैं तो लेटर एथेंस में एक सबसे प्रसिद्ध खेल होता था, उस खेल का नाम क्या था? ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट। ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट। ये ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट क्या था? देखिए, ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट जो होता था उसमें जानवर और इंसानों के बीच की लड़ाई होती थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर फोटो में है ना। शेर और इंसानों के बीच ये लड़ाई होती थी। उस समय यही कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा फेमस था। तो पूछा जाता है कि ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट किस पीरियड में आया था? तो आपको बताना है रोम काल में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत हो रही है क्या? धीरे धीरे लोग घट गए। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनियन हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग आगे बात करेंगे रोम की हिस्ट्री। तो रोम की हिस्ट्री में क्या है देखते हैं, आइए। प्राचीन रोम में शारीरिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के आपस में गहरा संबंध था और इसे इस प्रकार जाना जाता था। बताइए, वहां रोम में इसको किस नाम जाना जाता था? कैंपस सी ऑप्शन मार्टियस, होगा। है ना। कैंपस मार्टियस। आगे बात करेंगे, जो रोम में कैंपियस मार्टियस एक बड़ा खुला क्षेत्र होता था जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट कराने के लिए
या सैन्य प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम करने के लिए, या धार्मिक समारोह का आयोजन करने के लिए, या रथ दौड़ के लिए? बी। आपने पढ़ा था अभी, ऑप्शन नंबर बी इज सैन्य करेक्ट होगा। प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए स्थान होता था। आगे बात करेंगे, रोमन सम्राट अगस्टस को रोमन युवाओं के लिए कौन सी या कौन सा शारीरिक व्यायाम कार्यक्रम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो एक रोमन सम्राट थे अगस्टस, उन्होंने क्या किया था कि एक शारीरिक व्यायाम का एक कार्यक्रम बनाया था। तो वो कौन सा बनाया था? आर्ट्स मिलिट्रीज, लुडूस, या लुडूस ग्लैडियोरियस, या कैंपस मार्टियस? बी डी। ऐसे तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, एक मिनट, सौरभ सर एक क्वेश्चन था आपसे। जी बताइए। कि सर टीजीटी का लेवल क्या है, इतना अंदर तक क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे रखेंगे। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आप सबको पता होना चाहिए। चलिए, अच्छा कल से मैं क्वेश्चन कुछ ढीला कर दूंगा। ठीक है, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग को आता है, अलग से नहीं लाऊंगा ज्यादा। नहीं सर, टीजीटी का लेवल मेंटेन करवाइए सर। ठीक है, टीजीटी लेवल से ही कराएंगे। ठीक। और सर सर एक एक्सक्यूज रिक्वेस्ट थी आपको। सर सौरभ सर एक रिक्वेस्ट थी, वो हाँ जो हाँ, क्विज जैसे चलता था, अगर उससे चलाते तो बड़ा अच्छा था सर। क्या चीज? ये क्लास ना, जो क्विज पहले चलता था, नहीं 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 सर, जो क्विज कंपटीशन चलता था ऑनलाइन, अगर वो चलता तो बड़ा अच्छा था। अरे क्विज के लिए तो हमने वो बना लिया है ना, एप्लीकेशन लगाइए, क्विज लगाइए, वहां कोई समस्या है बताइए हमको। सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कितने लोग एप्लीकेशन डाउनलोड किए इसमें से? सर एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें कुछ आपका हम खरीदे भी है, लेकिन सर उसमें क्वेश्चन नहीं मिलता हमें। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, वो मिल रहा है क्वेश्चन। सर कहने का मतलब है, जैसे उसमें वो 10 रुपए का 99 रुपए का मैंने लिया है सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो क्वेश्चन उसमें मतलब सॉल्व कर रहा था। तो जैसे वो सीरीज वैसे भी आपका पहले से भी था, ऐड था उसमें, मतलब वो अच्छा, फ्री में भी वही था और वही खरीदने में भी वही था। तो आपको अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन दिया जाए, यही ना? नहीं नहीं, ये नहीं सर, मेरी बात आप नहीं समझ पाए। मतलब जो उसमें पहले आप डाले थे, अब वो हाँ, हम डाउनलोड किए हैं, पहले तो सॉल्व किए, लेकिन वो 10 रुपए का फिर 99 रुपए का इसे मैं ट्राई ही कर रहा था, तो एक लिया पहले 10 रुपीज का, तो वही क्वेश्चन सेम उसमें भी था, ये मेरे कहने सर का मतलब। बात बाद में करिएगा सर, क्लास करिए सर। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए। मैडम कुछ जरूरी बात है इसलिए कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास समाप्ति की ओर चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि युवा पुरुषों को शारीरिक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ये था आपका, तीसरा जो हम पढ़ रहे थे, तो रोमन सम्राट जो अगस्तस को रोमन युवाओं के लिए जो कार्यक्रम उन्होंने बनाया था उसको क्या कहते थे? तो उसको हम लोग कहते थे लुइस इवनालिस। ठीक है, तो ये लुडूस इवनालिस के नाम से जाना जाता था। युवा पुरुषों को शारीरिक शिक्षा और सैन्य सेवा में प्रशिक्षित करने के लिए जो रोमन प्रथा थी उसको हम क्या नाम से जानते थे? जल्दी आंसर बताइए।
जो हम युवा पुरुषों को वो करते थे उसको हम किस नाम से जानते थे? तो यही आपका नाम था तिरकोनियम, ठीक है, टिरोसिनियम, टिरोसिनियम के नाम जाते थे, जिसमें हम युवा पुरुषों को और सैन्य सेवा को प्रशिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है रोमन दार्शनिक सेनेका ने शारीरिक व्यायाम के महत्व की वकालत की और माना कि इसे अपनाया जाना चाहिए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, सैन्य तैयारी के लिए, अवकाश और मनोरंजन के लिए, ए सी दोनों। ए सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, ए और सी दोनों के लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी, ठीक है। ये इसका जो मेन उद्देश्य था वो सैन्य के अभ्यास के लिए नहीं, उसने बोला कि शारीरिक शिक्षा और जो हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ उससे सेना तैयार ना किया जाए, उसको हम लोग स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और लोगों को मनोरंजन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बारे में बात हुई। आगे बात करते हैं, रोमन कवि होरेस ने शारीरिक व्यायाम के लाभों के बारे में लिखा, जिसमें शामिल है ताकत और सहन शक्ति, मानसिक स्पष्टता और ध्यान, बेहतर पाचन या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि उसने जब अपना पोएट कविता लिखा था और बोला था, उसने कविता के माध्यम से फिजिकल एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स को समझाया था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं रोमन स्नान, ठीक है, द रोमन बाथ, जिसको हम थर्मे कहते थे, ये आप जानते होंगे आप लोग, न केवल स्नान की सुविधा के रूप में था बल्कि निम्नलिखित रूप में और किसी रूप में जाना जाता था। ये बताना है आपको कि जो थर्मे था वो तो आपने पढ़ा है, स्नानागार होता था जिसमें हम एक बात होता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बात के रूप में ना जानकर और किस चीज के लिए भी फेमस था और किस चीज के लिए वहां पे किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि वो थर्मे जो था शारीरिक व्यायाम के लिए भी व्यायामशाला था। आगे बढ़ेंगे, रोमन सम्राट नीरो, किंग नीरो किस एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाने जाते थे? किंग नेरो पता है ना, यही वो राजा था जो कि ओलंपिक का विजेता बनने के लिए वहां के रेफरी लोगों को, अंपायर लोगों को घूस दिया था। पढ़ा है नाम, किंग नेरो था वो। कितने लोगों ने पढ़ा है ये चीज? मैं जानता हूँ। हाँ आज में पढ़ा है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, रथ दौड़। यह सिर्फ रथ दौड़ में प्रतिभाग करते थे। आगे बात करेंगे, रोमन दार्शनिक सिसेरो का मानना था कि शारीरिक व्यायाम को संतुलित किया जाना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा? बौद्धिक खोज, सैन्य प्रशिक्षण, धार्मिक भक्ति, ए और बी दोनों। सर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, बौद्धिक खोज और उससे ये भी होगा। नेक्स्ट हमारा है, शारीरिक शिक्षा और सैन्य सेवा में युवा पुरुषों को प्रशिक्षित करने की रोमन प्रथा निम्नलिखित रूप से अनिवार्य थी। सभी पुरुष नागरिकों के लिए, केवल उच्च नागरिकों के लिए, विदेशी और मैट्रिक्स निवासियों के लिए या दासों के लिए? रोमन प्रैक्टिस ट्रेनिंग जो होता था, जो यंग मैन करते थे, फिजिकल एजुकेशन एंड मिलिट्री सर्विस, वो किसके लिए कंपलसरी था? सर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑल मेल सिटीजन, पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी था कि आपको ये वाला ट्रेनिंग करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन थोड़े से आपको अलग लगे होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लास के पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन नए बनाए गए हैं और आज तक आपने कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा। जैसा कि मैं बोला वैसा आपके सामने था, लेकिन कल से थोड़ा सा हम टीजीटी बेसिस पर क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई और किसी को समस्या तो बताइएगा। सभी लोगों को अगर वो जिन्होंने अभी तक बुक नहीं ली है वो बुक ले लें, बहुत जरूरी है, बुक बहुत अच्छी है, आप खुद ही बनेंगे, आप देख लीजिए। सर जौनपुर को मेरा एक भिजवा दीजिए सर। इसको भी
बुक चाहिए पहले वो इस नंबर पे मैसेज करे, ठीक है, 9670234567 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको बुक मिलेगी। दूसरा है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आप बताइएगा, मैं दे दूंगा, आप लिंक के थ्रू जाइएगा, ऐसे खोजिएगा तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा तभी वो आपको दिखेगा। वहां जाकर बहुत सारे फ्री ऐप टेस्ट है और नए क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी लेवल का जो क्वेश्चन आप खोज रहे हो सभी लोग, वो सर वहां सुनाई आपको नहीं पड़ मिलेगा। रहा सर, सर सुनाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं कौन स्पीकर चला दिया सर, क्या बोले सर? क्या चीज? सुनाई नहीं पड़ रहा, सर कौन किसी का स्पीकर ऑन चला है सर, दिया? सुनाई नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि बुक आप ले लीजिए, कंपल्सरी है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, टेस्ट फ्री में भी लगाइए, पैसे देकर जो लगाना है वो भी लगाइए, ठीक है। उस पे कोर्स आप जो कुछ जैसे लेना है वैसे ले लीजिए। एप्लीकेशन पर आपको अभी नए नए अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएगा कुछ दिन में। सर बहुत सर सारे सर पेपर्स सर अपडेट कर एप्लीकेशन रहा हूँ। जैसे हम सर पैसा लेके लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं, बट सर क्या उसमें टीजीटी लेवल मिलेगा क्वेश्चन फिर इसके लिए? ठीक है, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस जी अपलोड हो रहा है, जी टाइम लगेगा, 1 वीक में हो जाएगी, ठीक है। सर सेट प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं क्या? किसका? सेट का सीजी सेट स्टार्ट आने वाले हैं अपना। हाँ हाँ, ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये उसी लेवल का है। ये जो मैं जी क्वेश्चन बनाया हूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सर पर्टिकुलर अपने पास कुछ ऐसा रेफरेंस बुक है क्या जो नेट और सेट के लिए जो रहे पर्टिकुलर? अभी नहीं ऐसी कोई बुक है, लेकिन मैं इस बुक को टाइम लगेगा थोड़ा सा लिखने में। अभी हम दूसरी बुक पे काम कर रहे हैं। उस बुक का जी नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा। वो बुक अभी अच्छा उसमें मैं 2014 से 2024 के बीच के जितने क्वेश्चन हुए हैं, जितने पेपर्स हुए हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी आयोग का, लगभग सभी को कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। 45 पेपर्स को लाया हूँ मैं, 45 प्रश्न पत्र हैं उसमें सेट, ठीक है। ये बहुत जल्दी बुक आपके सामने मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। जी सर। इसके बाद सर जो एक आप सेपरेट बोल रहे क्लास हैं, चलवा देते सर। हाँ, इसके बाद जो आप बोल रहे हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जी चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 9 बजे का क्लास है, सभी को गुड नाइट। गुड नाइट। सर गुड नाइट सर। कल के लिए सर प्लीज टीजीटी का कुछ क्वेश्चंस लेकर आना आप। ठीक ठीक।